हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आलोक कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका जूलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था। इसका पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और इसमें टोटल हम 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द अर्थ समिट ऑन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन एक्चुअली में ये सिस्टम थोड़ा नया होने की वजह से अभी इतना इसके साथ में यूज टू नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन आशा करते हैं कि आगे वाले समय में यूज टू हो जाएंगे। तो चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे कहा गया है कि जो अर्थ समिट हुआ था ये कब हुआ था। तो ये आपका जो अर्थ समिट है ये आपका हुआ था 1992 में, और ये आपका हुआ था रियो डी जेनरियो में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन 1992। इसमें कहा है द अर्थ समिट आल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में UNCED के नाम से भी जाना जाता है, वाज हेल्ड इन रियो डी जेनरियो ब्राज़ील। रियो डी जेनरियो आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो रियो डी जेनरियो जो है वो आपका ब्राज़ील में है। और अगर डेट पूछा जाए कि किस डेट में हुआ था, तो ये आपका 3 से 14 जून के बीच में 1992 में हुआ था। इट वाज ए मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस दैट एड्रेस्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है क्रिटिनिज्म रिजल्ट इन। तो जो क्रिटिनिज्म जो होगा उसके रिजल्ट में क्या होगा, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्रिटिनिज्म जो है इसे कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपो मतलब हो गया लो, यानी कि लो लेवल हो गया, और थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन। तो जब थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसे नाम दिया जाता है क्रिटिनिज्म। इज ए डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन ड्यूरिंग फेटल एंड अर्ली लाइफ लीडिंग टू सस्टेन्ड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड पोटेंशियली अदर न्यूरोलॉजिकल इशूज। तो क्रिटिनिज्म में क्या होगा कि ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो आपका क्रिटिनिज्म कंडीशन में क्या होता है कि ड्वार्फिज्म आपको देखने को मिलेगी। उसमें जो इंडिविजुअल होता है उसकी प्रॉपर बॉडी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती। इसमें आप देखिए जो बाकी के ऑप्शन है हमारे, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन में बोला गया है कि एक्रोमेगैली। तो जो एक्रोमेगैली होता है वो आपका ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज की वजह से होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक जैंटिज्म होता है और एक एक्रोमेगैली होता है। एक्रोमेगैली अडल्ट में और जैंटिज्म जो है वो चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन की इंक्रीज की वजह से देखने को मिलता है। वहीं पर आप अगर बाकी के ऑप्शन जरा मैच करिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म जो है वो एक कॉमन आई कंडीशन है जहाँ पर कॉर्नियल लेंस ऑफ आई इज इरेगुलरली शेप्ड और कॉजिंग ब्लड और डिस्टॉर्टेड विजन। इसमें क्या होता है, जो कॉर्निया होता है आँख का या जो लेंस होता है वो कैसा होगा, इरेगुलरली शेप होता है, और जो विजन होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जो थायराइड से रिलेटेड है, जो आपका इस बार जो यूपीएचएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप उसको देखिए जरा। जो आपका मिक्सिडिमा है ये प्राइमरली कॉज्ड बाय सीवियर लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन का वेरी लो लेवल है, या फिर हम कहें कि थायराइड बनाने के लिए हमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है, तो आयोडीन है नहीं तो थायराइड बन नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में जो डिजीज होती है उसे हम नाम देते हैं क्या, मिक्सिडिमा, which is condition where the thyroid gland does not produce enough thyroid hormone। मिक्सिडिमा वो कंडीशन है जहां पर थायराइड ग्लैंड जो है वो इनफ थायराइड हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। नेक्स्ट है आपका थायराइड से ही रिलेटेड है, उसको हम नाम देते हैं डिजीज को ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर कहें या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं क्या, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज बोला जाए या फिर बोला जाए ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, दोनों ही एक ही डिजीज के नाम है। और थायराइड डिजीज इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर डिजीज। ये कैसा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जब हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी की प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर हमने सारे डिसीजेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज में समझिए होता क्या है कि जहाँ पर हमारी बॉडी की सेल हमारी बॉडी के किसी पार्ट के अगेंस्ट में या किसी ऑर्गन या किसी सेल्स के अगेंस्ट में जब अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं तो उस डिजीज को नाम दिया जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। कैरेक्टराइज्ड बाई the enlargement of the thyroid gland and bulging of the eye due to inflammation and swelling of the tissue behind them। तो इसमें क्या होता है, बल्जिंग ऑफ आई जो है वो आपको देखने को मिलेगा। बल्जिंग ऑफ आई मतलब समझ पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक इमेज लगाया हुआ है,
इसमें आप देखिए ऐसे जो आँख है वो आँख एकदम ऐसे बाहर की तरफ दिखाई देगी, तो उसको नाम दिया जा रहा है क्या, बल्जिंग ऑफ आई हो गया, ठीक है। आईलिड इरेक्ट हो जाएंगे और रेडनेस आंखों में देखने को मिलती है, ऐसे लगेगा कि वो आपको जो इंडिविजुअल है वो डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये आपका हो गया ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर या फिर इसे ग्रेव्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस एक कंडीशन है, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ मसल रिजिडिटी आफ्टर डेथ। मरने के बाद में क्या होता है कि जो मसल्स है उसमें रिजिडिटी देखने को मिलती है। आपने देखा होगा मालावाल वीकली मूवी जो थी, उसमें जो इंडिविजुअल था उसकी डेथ होने के बाद भी उसको रखा गया था। तो जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल वो मर गया, ठीक है, मरने के बाद में उसका हाथ जो है वो इस तरह से हो गया, ठीक है। तो मरने के बाद भी उसका जो हाथ है वो इस तरह से रहेगा। आप अगर उसको सीधा करने की कोशिश करें तो वो सीधा नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर किसी इंडिविजुअल की डेथ हो गई है और अगर आप उसकी बॉडी को सीधा करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये एक डेड पेशेंट है या इंडिविजुअल है जिसका हाथ जो है वो इस तरह से हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि भैया इनकी जो लाश है वो सीधी ऐसे होकर के शमशान घाट के लिए जाए, तो उस कंडीशन में क्या करना होता है कि आप इनके हाथ को सीधा नहीं कर सकते। उस कंडीशन में इनकी हड्डियों को फ्रैक्चर करके इनके हाथ को जो है वो सीधा किया जाएगा। ये इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या, रिगर मॉर्टिस। और रिगर मॉर्टिस कंडीशन जो है वो आपकी देखने को मिलती है कि जब मरने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वर्क करता नहीं है और एटीपी की डिफिशियंसी हो जाती है। और एटीपी जरूरी होता है हमारा किसके लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो एटीपी जब होगा नहीं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा, और मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो रिगर मॉर्टिस कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द कॉज ऑफ HIV इज, HIV इक्वल टू हो गया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो ये आपका वायरस के बारे में पूछा गया है। तो देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो जैसे ही इनको वायरस दिखेगा वो दौड़ के भागेंगे और वायरस की तरफ टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है, आपको वायरस पर टिक नहीं करना है। इसके आगे एक पॉइंट है उसको आपको ध्यान से समझना है। तो HIV क्या है, HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। इज ए वायरस दैट अटैक सेल दैट हेल्प दी बॉडी फाइट इन्फेक्शन, जो उन सेल पर अटैक करता है जो हमारी बॉडी में फाइट करती हैं बाहर से आने वाले पैथोजन या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं उनके बारे में भी कभी भी पूछा जाता है, तो ये आपकी TH सेल्स होती हैं जिनके अगेंस्ट में जो हमारा HIV वायरस जो है वो अटैक करता है किस सेल पर, TH सेल्स पर। तो इसका जो ये आपने समझ लिया कि कौन सी सेल पर अटैक करता है। देयर इज नो क्योर बट इज ट्रीटेबल विद मेडिसिन। इसका अभी तक कोई भी क्योर जो है वो मार्केट में नहीं है। बस क्या करते हैं कि कुछ मेडिसिन हैं जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है या जो पेशेंट है जिसको HIV या एड्स हो रखा है तो उसकी लाइफ को और मतलब ड्यूरेबल बना सकते हैं, मतलब वो कई सालों तक और जिंदा रह सकता है, बस मेडिकेशन। लेकिन अभी तक इसका कोई भी ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कोई भी वैक्सीन या परमानेंट क्योर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। उसके बाद समझिए जो HIV होता है वो एक रेट्रोवायरस है। क्या है, रेट्रोवायरस। यहाँ पर आप देखिए HIV जो है वो एक रेट्रोवायरस है, स्पेशली ए लेंटिवायरस विद इन दी रेट्रोवायरिडी फैमिली। और अगर इसकी फैमिली की बात किया जाए तो ये कौन सी फैमिली है, तो ये आपकी फैमिली है कौन सी, रेट्रोवायरिडी फैमिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो जाना चाहिए आपका क्या, C जाएगा, ना कि A जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका है C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर एंड लाइट अवॉइडिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में आपका टीनिया, प्लेनेरिया, साइजोस्टोमा और एंटमीबा है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइट अवॉइडिंग है और कैसा है, फ्रेश वाटर एनिमल है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका लाइट अवॉइडिंग जो है वो आपका होने वाला है प्लेनेरियंस जो होते हैं, यानी कि जो आपका B ऑप्शन ये करेक्ट जाएगा। प्लेनेरियंस हैं ये गुड एग्जाम्पल होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म दैट अवॉइड लाइट, जो लाइट को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं कि प्लेनेरिया देखने को कैसा होता है। तो प्लेनेरिया जब आप देखेंगे तो आप इस तरह से यहाँ पर प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर जो है वो देख पा रहे हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो प्लेनेरिया है इसमें रीजनरेशन जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जब हम रीजनरेशन का लेक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको इनके बारे में बताएंगे। तो अब हम इसके बात करेंगे कि प्लेनेरिया का क्लासिफिकेशन क्या है। तो प्लेनेरिया का दूसरा नाम जो होता है वो होता है, इसका दूसरा नाम डुजेसिया। फाइलम बात करते हैं तो फाइलम ये प्लेटीहेल्मिन्थीस से बिलोंग करता है। क्लास जो है वो इसकी टर्बुलेरिया है। ऑर्डर जो है वो ट्राइलेडियाटा है। सब क्लास जो है वो पैल्यूडिकोला है। और जो जीनस है वो प्लेनेरिया और इसका दूसरा नाम जो है वो
डुजेसिया है। ये जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज जो है वो आपका कैसे होते हैं, एसीलोमेट होते हैं, इसमें सीलोम नहीं पाई जाती, तो प्लेनेरिया में भी है वो सीलोम नहीं होगी। ऑर्गन ग्रेड होता है, फ्लैट वर्म बोला जाता है इनको, क्योंकि देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, चपटे आपको देखने को मिल रहे हैं कुछ इस तरह से, इनकी जो है वो फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो ये आपके कैसे हैं, फ्लैट वर्म है। एपिडर्मिस प्रोवाइडेड विद rhabdoid adhesion organ are present, pharynx plicate usually directed backward, intestine with 3 branches, gonopore single, eye to many और absent भी हो सकती हैं, और इसमें वर्षा जो है वो प्रेजेंट होता है। हैबिटाट की बात करते हैं तो ये फ्रेश वाटर एनिमल हैं, फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, पॉन्ड में देखने को मिलते हैं, लेक में मिलते हैं, और जो स्टोन्स होते हैं उनके नीचे देखने को मिलते हैं थ्रू आउट दी टेम्परेट जोन में देखने को पाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका प्लेनेरिया जाएगा। प्लेनेरिया जो है वो आपका फ्रेश वाटर एनिमल है और लाइट अवॉइडिंग एनिमल है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इसका आप क्वेश्चन देखिए और अपने आप से सॉल्व करिए जरा, फिर देखता हूं मैं इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा। चलिए आपका टाइम अब समाप्त होता है। तो यहां पर पूछा गया है लेसिटेरियंस एंड ऑफिडियंस रिस्पेक्टिवली आर। जब कभी बात की जाए रिस्पेक्टिवली टर्म की, रिस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि लेसिटेरियंस क्या है, उसके बाद बताना है आपको कि ऑफिडियंस क्या है। तो लेसिटेरियंस एंड ऑफिडियंस जो होते हैं, ये आपका कॉन्टेक्स्ट में लेसिटेरियंस जो है वो आपका लिजार्ड है, और वहीं जो आपका ऑफिडिया होता है ये स्नेक्स होते हैं। बोथ जो है वो बिलोंग करते हैं सब ऑर्डर विद इन दी, यहाँ पर आपका है ऑर्डर जो है उसका नाम है स्क्वेमेटा। तो ये का आपका लेसिटेरियंस हो जाएगा क्या, लिजर्ड, और ऑफिडियंस हो जाएगा आपका क्या, स्नेक। तो सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट जाएगा। जरा आप इनके दर्शन कर लीजिए कि ये देखने में दोनों कैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका लिजर्ड है, इसे लेसिटेरियंस नाम दिया गया है, और ये आपका स्नेक है जिसे ऑफिडिया के नाम से या ऑफिडियंस के नाम से जान रहे हैं। इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिससे हम लोग सरपेंटीज के नाम से भी जाना जाता है। तो याद करने का तरीका है सांप, सांप से सरपेंटीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है विच इज ट्रू। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है मोनोसिस्टिस कॉज मलेरिया। भैया अगर मोनोसिस्टिस कॉज करेगा मलेरिया तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका पहला क्या हो गया, गलत हो गया। वहीं आपका जो हो गया दूसरा है, इसमें कहा है साइजोस्टोमा कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस, पैरागोनिमस कॉज नाइट स्वेटिंग, ट्रिपेनोसोमा कॉज चगास डिजीज। तो इनके बारे में जरा हम देखते हैं। तो मोनोसिस्टिस एक पैरासाइट होता है दैट इन्फेक्ट अर्थवर्म, पर्टिकुलरली देयर सेमिनल वेसिकल एंड सीलोम। जो अर्थवर्म का जो पैरासाइट होता है सेमिनल वेसिकल का, वो होता है आपका कौन, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस जो होता है वो अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल्स में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। वहीं आपका साइजोस्टोमियासिस हो गया, इसे हम लोग बिल्हार्जिया के नाम से भी जानते हैं, ये या फिर स्नेल फीवर कहें। ये डिजीज कॉज करता है पैरासिटिक ब्लड फ्लूक है, स्पेशली कहाँ पर पाया जाएगा, जीनस साइजोस्टोमा, ठीक है। दीज फ्लूक आर ट्रिमेटोड्स, ये फ्लूक जो होते हैं वो ट्रिमेटोड्स के अंदर आते हैं। ए टाइप ऑफ फ्लैटवर्म है, फ्लैटवर्म यानी कि बात हो गई किसकी, प्लेटीहेल्मिन्थीज की। द डिजीज इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद वाटर कंटामिनेटेड। तो ये डिजीज जो है वो किसके द्वारा कॉज कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, बाय द लार्वल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट विच डेवलप इन फ्रेश वाटर स्नेल। जो कहाँ पर डेवलप हो रही है, फ्रेश वाटर स्नेल में डेवलप हो रही है। वहीं आप बात करते हैं पैरागोनिमस की। तो पैरागोनिमस का पूरा नाम है पैरागोनिमस वेस्टरमनी। ये एक टाइप का लंग फ्लूक है, कॉज पैरागोनियासिस, डिजीज कॉज करेगा, उसका नाम है क्या, पैरागोनियासिस, जिसे हम लोग लंग फ्लूक के नाम से भी जान रहे हैं, लंग फ्लूक डिजीज के नाम से भी जान रहे हैं। दिस पैरासाइट इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कंजप्शन ऑफ रॉ और अंडरकुक्ड क्रैब। यानी कि वे लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और क्या करते हैं, मान लो उनको भूख बहुत ज़्यादा लगी है और जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या किया, खाने को जो नॉनवेज उनका फूड था, स्पेशली कौन सा, यहाँ पर बात की गई है क्रैब की, और जो रॉ फूड है, तो अंडर कुक्ड क्रैब और क्रे फिश, उनको क्या किया, उन्होंने अच्छे से पकाया नहीं और खा लिया, तो उनमें ये डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन जरा यहाँ पर आप देखिए, स्लीपिंग सिकनेस जो है वो आपका कॉज हो रहा है अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस द्वारा, ठीक है। ये इसको स्लीपिंग सिकनेस का दूसरा नाम जो है वो क्या है, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस। ये एक पैरासिटिक डिजीज है और कॉज होती है किसके द्वारा, ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी द्वारा। अब देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन मैच करा लीजिए।
तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि साइजोस्टोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अगर साइजोस्टोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा तो भैया जो हमारा ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी है वो क्या करेगा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। मोनोसिस्टिस मलेरिया कॉज करेगा तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ट्रिपैनोसोमा कॉज चाकाज डिजीज, पैरागोनिमस कॉज नाइट स्वेटिंग, तो नाइट स्वेटिंग तो कहीं आया नहीं, हमने पूरा पैरागोनिमस डिस्कस कर लिया, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बचता है हमारा कौन सा, फोर्थ स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया है क्या, ट्रिपैनोसोमा कॉजेज चागास डिजीज। तो ट्रिपैनोसोमा जो है वो डिजीज कॉज करता है कौन सी, चागास डिजीज, यानी कि जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, इसमें कहा है विच पेयर इज होमोलॉगस। तो होमोलॉगस और एनालॉगस दो टर्म यूज किए जाते हैं एवोल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो अभी आपका HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम हुआ था, वहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि कौन होमोलॉगस ऑर्गन है सॉरी। तो आप यहाँ पर मैच कराइए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि होमोलॉगस और एनालॉगस होते क्या है। होमोलॉगस मतलब हुआ जिनकी क्या हो, ओरिजिन क्या हो, सेम हो, ठीक है, लेकिन बाद में वो फंक्शन क्या करने लगे, अलग अलग करने लगे। और एनालॉगस का मतलब होता है कि उनकी ओरिजिन तो अलग अलग है लेकिन वो फंक्शन कैसा कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। तो ये होमोलॉगस और एनालॉगस में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि होमोलॉगस ऑर्गन में हमारे आ जाता है जो मैन के हाथ हो गए, ठीक है, चीता के जो आगे वाले फोरलिम्ब हो गए, वेल के फ्लीपर हो गए, और बैट के जो पेटाजिया होते हैं यानी कि जो विंग्स होते हैं, उसको बोला जाता है कि सारे किसके हैं, होमोलॉगस ऑर्गन के हैं, ठीक है। तो पेटाजिया और ड्रैको की हमने बात की नहीं है, किसकी बात की गई है, यहाँ पर बैट की बात की गई है। विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट एंड हैंड ऑफ मैन, तो ये भी नहीं आएगा। विंग्स ऑफ बैट दैट ऑफ एन इंसेक्ट, तो ये भी नहीं जाएगा। तो देखिए बहुत बढ़िया खेला है इन्होंने यहाँ पर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, नन ऑफ दी अबव। इसमें से कोई भी जो है वो होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि होमोलॉगस में क्या हो गया, जिनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए लेकिन जो फंक्शन है वो क्या हो, अलग अलग हो। और एनालॉगस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर अलग अलग हो और फंक्शन क्या हो, सेम हो। तो होमोलॉगस और एनालॉगस के बारे में यहाँ पर ये आपने देखने को मिला। करेक्ट आंसर जाएगा हमारा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये चीज वहां पे डेफिनेशन में लिख दिया गया है जो मैं आपको बोला था अभी। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है लाइएजिस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका लाइगेज, ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है लाइएज। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइगेज का काम होता है जोड़ने वाला, तो जो जोड़ते हैं उनको हम नाम देते हैं क्या, लाइगेज। और लाइएज होता है, इसमें क्या होता है कि ग्रुप को ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब हम एंजाइम कमीशन की बात करते हैं तो IUB इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री, इन्होंने एंजाइम को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। सबसे पहला आपका आता है ऑक्सीडोरेडक्टेज, दूसरा आपका आता है ट्रांसफरेज, तीसरा आपका आता है हाइड्रोलेजेस, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेजेस। आपसे पूछा गया है क्या, लाइएजेस। इसको याद करने का एक शॉर्ट फॉर्म होता है कि सबका आप क्या करिए, फर्स्ट लेटर उठा लीजिए। ऑक्सीडोरेडक्टेज का आपने O उठा लिया, ट्रांसफरेज का T, हाइड्रोलाइज का H और L का लाइएज हो गया, और I का हो गया आइसोमरेज और L आपका हो गया लाइगेजेस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऑर्थलिल के नाम से जाना जाता है। इससे आप इसका सीक्वेंस जो है वो याद रख सकते हैं। तो इसमें देखिए अब क्या कहा जाएगा, क्लीव द मॉलिक्यूल, रीअरेंज द मॉलिक्यूल, कंट्रोल फैट एब्जॉर्प्शन, रेगुलेट सलाइवेशन। कह रहा है कि लार बनने को कंट्रोल करेगा, नहीं, मॉलिक्यूल को तोड़ देगा, नहीं, रीअरेंज करेगा मॉलिक्यूल को, कंट्रोल करेगा एब्जॉर्प्शन को, तो नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका भी जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए थ्योरी में मेंशन किया हुआ है, लाइएजेस आर एंजाइम दैट ब्रेक केमिकल बॉन्ड विदाउट यूजिंग वाटर। ये क्या करते हैं, वाटर का बिना यूज किए बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, या फिर कहें उसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। दे कैटलाइजेस द रिमूवल और एडिशन ऑफ ग्रुप फ्रॉम ए सबस्ट्रेट एट ए डबल बॉन्ड, often forming a new double bond or structure. This process can be either forward or reverse. ये forward भी हो सकता है और reverse भी हो सकता है, ठीक है। तो liases are enzyme that break chemical bond without using water। तो इसका अच्छा आप ऑप्शन देखिए कि आपका cleave the molecule जाएगा,
या फिर आपका जाएगा कि बी। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में थोड़ा डाउट है, आप जरा इसको चेक करिए कि आपका क्या जाएगा, फिर मैं करेक्ट आंसर जो है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको। तो लाइएजेस जो होते हैं वो कर रहे हैं क्या, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ए जाएगा, ना कि बी जाएगा। जो रीअरेंजमेंट दी मॉलिक्यूल है ये इनका काम होता है किसका, ट्रांसफेरेज इसका काम होता है। ट्रांसफेरेज जो है वो मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, इसमें कहा है द फंक्शन ऑफ टीथ इन पिजन इज परफॉर्म्ड बाई। तो देखिए दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं बर्ड्स या पिजन के केस में, एक आपसे पूछा जाता है आपका क्रॉप और दूसरा आपसे पूछा जाता है गिजार्ड। गिजार्ड आपका HPSC के एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा है क्वेश्चन में कहा है कि जो पिजन होते हैं यानी कि जो कबूतर होते हैं, कबूतर के केस में जो इनके दांत का जो रोल है वो कौन परफॉर्म करता है। तो जो पिजन में जो क्रॉप होता है, क्रॉप जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है किसका, टीथ का। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ए स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। वहीं इन पिजन द क्रॉप एंड गिजार्ड आर की ऑर्गन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के की ऑर्गन है किसमें, पिजन में। द क्रॉप एक्ट एज टेम्परेरी स्टोरेज पाउच ऑफ फूड। जो यहाँ पर स्टोरेज का काम कर रहा है किसका, वो आपका पाउच ऑफ फूड के रूप में कर रहा है, ठीक है। अलाउइंग पिजन टू इंजेस्ट लार्ज अमाउंट क्विकली। तो स्टोरेज का काम करता है कौन, क्रॉप। और वहीं जो गिजर्ड है, गिजर्ड जो है वो आपका कर रहा है आल्सो नोन एज दी वेंट्रिकुलस इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट ग्राइंड फूड। और जो गिजार्ड से देखिए, गिजार्ड से हो गया जी और जी से होता है आपका क्या, ग्राइंड। तो आपसे पूछा गया था कि जो टीथ होते हैं, टीथ का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो ये आपका चला जाएगा क्या, क्रॉप जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस के आंसर के एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण कोई भी नहीं होता है। तो हम उसको, आपका जो क्वेरी रहेगी उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है इक्थियोलॉजी इज साइंस ऑफ। इक्थियोलॉजी जो है वो क्या है, किसकी साइंस है। तो इक्थियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डेडिकेटेड टू स्टडी ऑफ फिश। फिश की स्टडी को कहा जा रहा है क्या, इक्थियोलॉजी। दिस इंक्लूड बोनी फिशेस, इसमें आपके बोनी फिशेस आ जाएंगे। दो तरह के फिशेस होते हैं, एक आपके होते हैं ऑक्स्टियोक्थिस, दूसरा होता है आपका कॉन्ट्रैक्टिस। तो जो कॉन्ट्रैक्टिस होते हैं वो कार्टिलेजिनस, सी से कार्टिलेज और सी से होता है कॉन्ट्रैक्टिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और तरह के फिश होते हैं जो जॉलेस फिश के नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग ए गनैथा बोलते हैं। गनैथा मतलब हो गया जौ और ए मतलब नहीं। जैसे मेरा नाम आलोक होता है, तो हमारे एक सर थे वो बोलते थे कि यार तुम्हारा नाम किसने गलत लग दिया है। मैंने कहा क्यों, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे नाम में आता है आ, ठीक है, और पीछे होता है क्या, लोक। लोक मतलब हो गया संसार और आप मतलब हो गया नॉट। तो कह रहा है कि आपके नाम का मतलब हो गया संसार नहीं, लेकिन संसार तो है। तो ये आप इससे याद रख सकते हैं कि ए मतलब हो गया नहीं और गनैथा मतलब जौ। इनमें जौ नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया जाता है क्या, ए गनैथा जॉलेस फिशिस को। अब देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो इक्थियोलॉजी जो है वो आपका जाएगा क्या, नन ऑफ दी अबव। ये फिश की स्टडी है और इनमें से कहीं पर भी फिश के बारे में किसी भी ऑप्शन में नहीं कहा गया है। बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गलती कर देंगे कि इक्थियो देखिए यहाँ भी आ रहा है और इक्थियो फिश यहाँ सुनते हैं, तो फिश जो है वो फिश तो है नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इक्थियो फिश की स्टडी नहीं है, ये फिशिस की स्टडी है। इक्थियो फिश क्या है जरा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक फिश होती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है इम्यूनिटी मीडिएटेड बाय मॉलिक्यूल इज। इम्यूनिटी जो है वो मॉलिक्यूल के द्वारा मीडिएट की जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं। तो जो आपका छत्तीसगढ़ एपी के जो आयोग था, यानी कि CS जो आपका आयोग था, उसने इस क्वेश्चन को कॉमन कर दिया था। तो जो एंटीबॉडी है वो आपके मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, तो वो सेल तो होते नहीं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाना चाहिए वो आपका बी स्टेटमेंट जाना चाहिए था, लेकिन ये स्टार क्वेश्चन है, आयोग ने इसको कॉमन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एंटी ब्लड कोगुलेंट इज। तो आपको याद होगा कि जब हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि हेपेरिन जो है वो क्या है।
तो हेपेरिन जो होता है वो हमारा एंटी ब्लड कोगुलेंट होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, बी जो है वो हेपेरिन जो है वो एंटी ब्लड कोगुलेंट होता है। तो हेपेरिन ए रैपिड एक्टिंग एंटीकोगुलेंट दैट इज टिपिकली एडमिनिस्टर इंट्रावीनसली और बाय इंजेक्शन। ये इंट्रावीनस या फिर इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है और ये एंटीकोगुलेंट का वर्क करता है। वहीं कुछ और ड्रग हैं जो एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करते हैं। इसमें आपका हो गया वारफेरिन, जिसको कॉमाडिन्स के नाम से भी जानते हैं। ये ओरल एंटीकोगुलेंट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ओरल एंटीकोगुलेंट कौन है तो आप नाम लेंगे किसका, वारफेरिन का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट। ये इसको NOACS के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका आ जाएगा एपिक्साबेन या फिर इलेक्विस के नाम से जिसे जाना जाता है, डाबिगैट्रन, प्राडेक्सा, रिवारोक्सबन, एक्सिरोलो एंड एक्डोसाबेन या सवियासा, which are oral medications that have fewer monitor requirement than warfarin। वारफेरिन में क्या होता है कि मॉनिटरिंग की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। ये आपके न्यू ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं जिसमें आपको मॉनिटरिंग कम करनी पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हेपेरिन जाएगा। एंटीकोगुलेंट्स को एक नाम से और जाना जाता है। अगर आपसे यहीं पर क्या करें कि एंटीकोगुलेंट की जगह आपसे क्या पूछ लिया जाए, ब्लड थिनर के नाम से क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ब्लड थिनर। तो ब्लड थिनर जो होते हैं वो आपके क्या है, एंटीकोगुलेंट हैं और मेडिकेशन दैट प्रिवेंट और रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग। They are used to treat prevent condition caused by blood clot such as a stroke and pulmonary embolism। तो इस कंडीशन में जब क्या होगा, कहीं जैसे मान लो कोई ब्लड वेसल्स है, इसके बीच में यहाँ पर कोई क्लॉट बन गया है, तो ये क्या करती है, ब्लड फ्लो को रोक देगी। तो यहाँ पर ब्लड जो है वो वेन पर या आर्टरी पर, सॉरी वेन पर नहीं, मेनली किस पर, आर्टरी पर प्रेशर जो है वो डालने लगेगा और उस कंडीशन में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की कंडीशन बढ़ जाती है। और जो यहाँ पर जो एक क्लॉट मूव करता है इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, बोलस के नाम से जानते हैं। तो इसको एम्बोलिज्म कहा जा रहा है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका हेपेरिन जाएगा। हेपेरिन जो है वो आपका एंटी ब्लड कोगुलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। आपसे आयोग जो है वो बहुत खुश हैं। इन्होंने आपसे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में दोनों जगह आपसे सेम क्वेश्चन पूछा है। आपसे पूछा गया है, एक तरफ आपसे पूछ रहा है विटामिन कौन सा है और दूसरी तरफ आपसे पूछ रहा है कि उसकी कमी से कौन सी डिजीज कॉज होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तरफ हमने लिखे हुए हैं विटामिन और दूसरी तरफ से लिखा हुआ है उनकी कमी से कौन सी डिजीज हो रही है। तो विटामिन ए की कमी से जो आपकी डिजीज होती है उसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। इसको निक्टालोपिया के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B1 हो गया आपका बेरीबेरी, B2 हो गया आपका एरिबोफ्लाविनोसिस, विटामिन B3 हो गया आपका पेलेग्रा, विटामिन B5 हो गया आपका पेरिस्थीनिया और विटामिन B6 हो गया आपका एनीमिया और B7 जो हो गया आपका, ये इसको D3 के नाम से भी जाना जाता है, डर्माटिस एंड एंटेराइटिस। विटामिन B9 हो गया आपका विटामिन B9 से B12 जो आपका ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। B17 कैंसर, ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। B17 कैंसर हो गया। विटामिन सी की कमी से आपका होता है स्कर्वी एंड स्वेलिंग ऑफ गम। देखिए विटामिन सी की कमी से क्या हो रहा है, स्कर्वी हो रहा है। ठीक है, विटामिन डी जो है वो आपका रिकेट्स होता है। रिकेट्स में आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ऐसे बिल्कुल पतले पतले से कुपोषित जो है वो बच्चे दिखाई देते हैं। तो ये आपका हो गया रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जिसको जाना जा रहा है। विटामिन ई की कमी से लेस ऑफ फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के जो है वो आपका इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो है वो सही से नहीं हो पाती, तो ये आपका नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो आपसे पूछा गया है निक्टालोपिया, निक्टालोपिया यानी कि विटामिन ए जो है वो आपका हो जाएगा क्या, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा है इन वन ऑफ द फॉलोइंग आईलिड आर फिक्स एंड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि किसमें आईलिड जो है वो फिक्स होती है और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका टाइफोलोपस होते हैं, यहाँ पर आपको ये इस तरह से कुछ दिखने को मिल रहा है, ये आपका टाइफोलोपस है। तो टाइफोलोपस इज ए जीनस ऑफ ब्लाइंड स्नेक, ये ब्लाइंड स्नेक का जीनस होता है। इन द फैमिली टिफ्लोपिडी, द जीनस इज एंडेमिक टू द वेस्ट इंडीज। ये जो जीनस है ये एंडेमिक है यानी कि केवल कहाँ पर पाया जाएगा, वेस्ट इंडीज में देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो गया टिफ्लोपस। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे ये आपका स्टार क्वेश्चन है, ये कॉमन कर दिया गया था आयोग द्वारा।
इसको भी आप देख लीजिए। इन पॉपुलेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हाईली कॉन्वेक्स, आपसे सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में पूछा गया है, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या जाएगा। चलिए, तो सर्वाइवरशिप कर्व जो है, जब आप सर्वाइवरशिप कर्व पढ़ते हैं तो तीन तरह का सर्वाइवरशिप कर्व आप देखते हैं। टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व और टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। तो आपसे पूछ रहा है, इसी को कॉनकेव कॉन्वेक्स के नाम से भी जाना जाता है, तो अभी हम आगे देखेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि हाईली कॉन्वेक्स कौन सा होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर ये तीन तरह का टाइप सर्वाइवरशिप कर्व हो गया। ये हो गया आपका टाइप 1, ये हो गया आपका टाइप 2 और ये हो गया आपका टाइप 3। तो तीन तरह का होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। देखिए सर्वाइवरशिप कर्व को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींच लीजिए और एक तरफ आपका इस तरफ जाएंगे तो मोर्टेलिटी हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर मोर्टेलिटी देखिए, यहाँ से आपका क्या हुआ, इनिशियली अगर पेरेंटल केयर मिल जाएगा तो मोर्टेलिटी कम होगी। तो मनुष्य अपने बच्चों को पाल पोस के अच्छे से रखता है, वो जाकर के कहाँ पर मरते हैं, बुढ़ापे में मरते हैं। और इस कंडीशन पे क्या है, आपकी एज है। तो जब एज बढ़ेगी उसके बाद वो डेथ होगी। जो आपके बटरफ्लाई, बर्ड्स और ये मॉथ्स होते हैं, इसमें आपका कांस्टेंट डेथ रेट देखने को मिलता है, यानी कि जिस कंडीशन में बचपन में मर रहे होते हैं उसी में अडल्ट भी मरते हैं। टाइप 3 में आपका फिशेस, ये आपके आ गए कौन से, ये आपके आ गए कछुआ हो गया, ये ड्रैगन फ्लाई हो गया, ये सब आपके इनिशियली स्टेज में जितना मरना होगा मर जाएंगे और वो आपके फिर बाद में क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो टाइप 3 में आपका इंसेक्ट, फिश और सी टर्टल हो गया। टाइप 2 में आपका बटरफ्लाई, बर्ड और होमो मेटाबोलस इंसेक्ट हो गया। और टाइप 1 में आपका हो गया ह्यूमंस, मैमल्स और ड्रोसोफिला। वहीं पर आप देखिए जो आपका टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व होता है, ये आपका हाईली कॉन्वेक्स होता है। आपसे पूछा गया था कि कौन सा कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो आपका ये वाला फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। ये आयोग ने जो है वो आपका कॉमन कर दिया था क्वेश्चन, इसमें आप जो है वो ऑप्शन थोड़े डाउटफुल थे। तो हमने सर्वाइवरशिप कर्व के बारे में आपसे यहाँ देख लिया है। अगली बार कभी एग्जाम में आपका सर्वाइवरशिप का क्वेश्चन आता है तो आशा करते हैं कि आप जो है वो उसको थोड़ा सही करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो किडनी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। तो आपसे कह रहा है कि जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन है किडनी में, ठीक है, वो उन पर क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपसे कहा गया है इंक्रीजेज विद द एज, कह रहा है कि एज के साथ उनका नंबर बढ़ता है। डिक्रीजेज विद द एज, कह रहा है एज के साथ नंबर घटता है। डज नॉट चेंज इन नंबर विद द एज, कह रहा है कि उनमें कोई नंबर में फर्क नहीं आता एज के साथ साथ। देयर साइज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एज, कह रहा है कि उनका साइज जो है वो एज के साथ में डिक्रीज करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो नॉर्मल नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी जनरली डिक्रीज विद एज ड्यू टू प्रोसेस कॉल्ड नेफ्रॉन लॉस। एक प्रोसेस होता है जिसे नेफ्रॉन लॉस के नाम से जाना जाता है। तो जैसे जैसे क्या होता है कि इंडिविजुअल की एज बढ़ती है तो नेफ्रॉन का जो है वो लॉस होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देयर साइज डिक्रीज विद इंक्रीज इन एज, साइज नहीं क्या, नंबर की बात की गई। किसकी बात की गई है, नंबर की बात की गई है। तो यहाँ पर पूछा गया था नॉर्मल बीइंग नंबर ऑफ नेफ्रॉन, तो नंबर ऑफ नेफ्रॉन एज के साथ में क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिएशन विच इज ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज कॉल्ड। तो सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंटों से क्षमा चाहता हूं कि मैं आपका ये क्वेश्चन पेपर HPSC के एग्जाम से पहले सॉल्व नहीं करा पाया, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो है वो आपका HPSC में रिपीट किया गया था। वहां पर आपसे पूछा गया था कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन यहाँ पर नई स्पीसीज के फॉर्मेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक। एलोपैट्रिक स्पीसीज में क्या होता है कि बैरियर फॉर्मेशन होता है, यानी कि बीच में ज्योग्राफिकल बैरियर जो है वो देखने को मिलता है। पेरीपैट्रिक में क्या होगा, पेरी मतलब परिधि, परिधि पर जाकर के न्यू नीचे एंटर्ड होगा, ठीक है। पैरा में क्या होगा कि उसी के अंदर रह करके न्यू नीचे एंटर्ड हो रहा है, ठीक है। और सिम्पैट्रिक मतलब वही साथ रह करके न्यू निक जो है वो एंटर्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया जो ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये आपका हो गया क्या, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इम्पल्स ट्रांसमिशन थ्रू नर्व फाइबर इंक्रीज ड्यू टू।
नर्व फाइबर के थ्रू जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो ऑप्शन में पूछा गया है कि कौन सा सही जाएगा। तो नर्व इम्पल्स जो है वो माइलिन शीथ पर डिपेंड करता है और डायमीटर पर डिपेंड करता है। अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो वहाँ पर नर्व इम्पल्स का कंडक्शन जो है वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू नॉन माइलिनेटेड। वहीं पर अगर न्यूरॉन का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है तो नर्व इम्पल्स का रेट जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसके बोथ ए और बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, impulse transmission through nerve fiber increase due to insulation provided by the myelin sheath and the phenomenon of saltatory conduction। इसको saltatory conduction से नाम से जाना जाता है। myelin act as electrical insulator speeding up the transmission of electrical signal down the axon। In myelinated fiber the action potential jump between the gap in the myelin sheath called nodes of रेनबियर फर्दर इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। और ये स्पीड के ट्रांसमिशन को क्या ट्रांसमिशन की स्पीड को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो बोथ ए एंड बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आप देखिए कि आप करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे। आपको 2 मिनट या 1 सेकेंड का मैं समय दे रहा हूँ, उसके बाद में हम इसको देखेंगे कि आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा। अच्छा, किसी का कमेंट आ रहा है कि वो कह रहा है कि जो पिजन वाला क्रॉप वाला क्वेश्चन था उसमें कुछ डाउट है उसको, तो आप एक बार ऑप्शन जरा मैच कर लिए, शायद मुझसे मिस हो गया हो। तो 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, एक आपका क्रॉप है और दूसरा है आपका गिजार्ड। गिजार्ड जो होता है वो फूड के ग्राइंडिंग और सब में काम करता है, तो वो एज ए टीथ की तरह हो जाएगा, और फूड को स्टोरेज करने का काम करता है आपका क्रॉप। तो आप एक बार क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है विच ह्यूमन पैरासाइट अमंग द फॉलोइंग हैज 2 इंटरमीडिएट होस्ट इन इट्स लाइफ साइकिल। कह रहा है कि 2 इंटरमीडिएट होस्ट। तो देखिए जनरली क्या देखने को मिलता है कि एक प्राइमरी होस्ट होता है और सेकेंडरी होस्ट होता है। सेकेंडरी होस्ट को इंटरमीडिएट होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन है इसमें से जिसकी लाइफ साइकिल में 2 इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका ऑफिस्थोरिकस होता है, ये आपका इसमें 2 इंटरमीडिएट होस्ट आपके देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये आपका हो गया, कहाँ से शुरू करें, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपका एडल्ट वर्म हो गया। ठीक है, तो ये एडल्ट वर्म हो गया, इसने एग दिए। एग जो है वो प्राइमरी इंटरमीडिएट होस्ट में आएंगे, यानी कि जिसका नाम है बिथानिया स्पीसीज। ये आपका स्नेल है, और ये आपके फर्दर साइकिल में जाते हैं मिरासीडियम, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, इस तरह से। और सर्केरिया जो है वो आपका इन्फेक्ट करता है फिश को। ये आपका सेकेंडरी इंटरमीडिएट होस्ट हो गया, ये आपका साइप्रिनेट फिश हो गया। फिर ये कन्वर्ट हो गया मेटासर्केरिया में। मेटासर्केरिया से जो आपका इधर चला जाएगा रिजर्वायर डॉग में, और अगर ह्यूमन ने मछली को खा लिया तो ये वापस आ गया ह्यूमन में। तो इसका जो आंसर जो करेक्ट आपका जाएगा ये आपका हो जाए बी ऑप्शन जो है वो ये आपका सही जाएगा। ऑफिस्ट्रिकस हैव 2 इंटरमीडिएट होस्ट इन देयर लाइफ साइकिल। फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट विच इज ए फ्रेश वाटर स्नेल। जो आपका फर्स्ट इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है वो फ्रेश वाटर स्नेल है, और सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो आपका विच इज फ्रेश वाटर फिश, और दूसरा आपका जो सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है वो आपका फ्रेश वाटर फिश है। द स्नेल हार्बर द लार्वल स्टेज ऑफ द पैरासाइट एंड द सर्केरिया लार्वल स्टेज देन पेनिट्रेट द फिश वेयर दे इंसिस्ट एज मेटासर्केरिया। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मेटासर्केरिया कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये सेकेंडरी में देखने को मिलेगा। और अगर आपसे मिरासीडियम, स्पोरोसिस, सर्केरिया, रेडिया ये बोला जाए तो ये आपका स्नेल में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे ये प्राइमरी और इंटरमीडिएट होस्ट के बारे में देख लीजिए। तो वही चीज़ जो मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ है वही यहाँ पर भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी और ये सब यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। तो एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। कह रहा है कि ह्यूमन ब्लड में जो सेल पाई जा रही है जो सबसे बड़ी है उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, जब आप ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं तो जो आपका मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स जो होती है वो आपकी लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है। तो आपका सी स्टेटमेंट जो है वो आपका
करेक्ट जाने वाला है। तो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स इज द मोनोसाइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मोनोसाइट्स के बारे में लिखा हुआ है, आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स की बात की गई है। मोनोसाइट एक प्रकार की कैसी सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है। एंड आर लार्जर देन अदर ब्लड सेल्स, और ये अदर ब्लड सेल्स जैसे आपका एरिथ्रोसाइट, आरबीसी, प्लेटलेट और ये सब होते हैं, इनसे ये साइज में बड़ी होती हैं। दे आर अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी के कंपैरिजन में 2 गुना होती हैं। मोनोसाइट्स हैव ए लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस। इनकी जो सेल्स होती है, सेल्स में जो आपका होता है लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एंड आर क्रूशियल फॉर द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स इनगल्फिंग फॉरेन पार्टिकल एंड पैथोजन, और ये इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करती हैं। ये फॉरेन पैथोजन या पार्टिकल्स होते हैं उनको इनगल्फ करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। वहीं हमारा यहाँ पर एक नाम और आया था प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के बारे में अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो आपकी ट्रू सेल्स ना होकर के वो आपके मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो ट्रू सेल्स ना होकर के मेगा कैरियोसाइट्स के क्या है, फ्रेगमेंट है। ये आपके मेगा कैरियोसाइट्स है, जब इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। और प्लेटलेट्स जो है वो आपकी ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपसे ये तो पूछ लिया कि सबसे बड़ी सेल कौन सी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल आफ्टर प्लेटलेट आर वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट के बाद में कौन सी है, वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि ल्यूकोसाइट यानी कि WBC की बात की गई है, स्पेशली लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में आपका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट कॉज बंची टॉप इन शुगर कैन। शुगर कैन मतलब हो गया गन्ना, और गन्ना जो है वो आपका लखीमपुर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी आपकी चीनी की मिलें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका पूछा गया है कि बंची टॉप ऑफ शुगर कैन जो है वो कौन कॉज कर रहा है। तो बंची टॉप इन शुगर कैन इज ए सिम्टम ऑफ शुगर कैन टॉप शूट बोरर। टॉप शूट बोरर का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप गन्ने का यहाँ पर प्लांट देख पा रहे हैं, तो जब आप किसी प्लांट को देखते हैं तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है जहाँ से नई नई पत्तियाँ निकल रही होती हैं उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, टॉप शूट। तो टॉप शूट जो होता है यहाँ पर ये क्या करता है, बंची टॉप ऑफ शुगर कैन जो होता है उस टॉप शूट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो गन्ना जो है वो साइज में बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो आपको गन्ने का रस नहीं मिलेगा, और गन्ने का रस नहीं मिलेगा तो आपकी पूरी गन्ने की फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यहाँ पर जो है वो आपका हो गया स्कोफेगा निवेला। तो ये आपका टॉप शूट बेरर है जो ये डिजीज कॉज करता है। ये आपका कॉजिंग द सेंट्रल शूट टू डाई लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ मल्टीपल साइड शूट विच क्रिएट्स ए कैरेक्टरिस्टिक बंची टॉप ऑफ शुगर कैन। अब देखिए इसमें कुछ इस तरह से हो रहा है, ये आपका मान लीजिए प्लांट था, यहाँ से नई नई पत्तियाँ निकलती तो ये गन्ना जो है वो ऊपर लंबाई में बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ हमने कि टॉप शूट को जो है वो तोड़ दिया। जब टॉप शूट को हम तोड़ देंगे तो जब यहाँ पर ऊपर की तरफ ग्रोथ होगी नहीं तो इसमें क्या होती है कि लेटरल ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब लेटरल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है बंची टॉप ऑफ शुगर कैन का। देखिए जब कभी जो लोग गार्डनिंग करते होंगे, जैसे सेल मैम वगैरह हो गए जो गार्डनिंग करते हैं, तो उनको ये चीज़ याद होगी कि जब क्या करते हैं कि जब आपका सर्दियों का सीजन आता है तो आपने एक सुना होगा प्लांट का नाम गुलदाउदी। तो गुलदाउदी प्लांट हो गया या गेंदा प्लांट हो गया, उसमें जितने जो फ्लावर होते हैं वो टॉप पर खिलते हैं। तो उनको क्या करना है कि अगर उस फ्लावर में, उस प्लांट में फ्लावरिंग यानी कि फ्लावर का अमाउंट जो है, नंबर है, इंक्रीज करना होता है, तो वो उसके टॉप को यहाँ से कट करके क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो उसमें लेटरल साइड से बहुत सारे निकल आते हैं जिसकी वजह से प्लांट पे जो है फ्लावर का नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपका हो रहा था किसके द्वारा, स्कैरफेगा निगेला के द्वारा। तो निगेला देखिए आपका निवेला जो है ये आपका सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये ट्राइपोराइजा निवेला के द्वारा भी कॉज होता है, ये इसका ही दूसरा वर्जन है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, कॉज ऑफ हार्ट बर्न इन ह्यूमन बीइंग इज। जो ह्यूमन बीइंग में आपने देखा होगा कि अरे मेरे सीने में जलन हो रही है, तो ये आपका जो सीने में जलन हो गया, हार्ट बर्न हो गया, वो किसकी वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक हो गया आपका फास्टिंग, डिजीज ऑफ पेसमेकर, ओवर ईटिंग, एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इनटू ऊसोफेगस। तो यहाँ पर देखिए
व्हाट इज हार्टबर्न? हार्टबर्न होता क्या है? इट इज ए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम यूजुअली ब्रॉट ऑन व्हाट यू ईट। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप क्या खा पी रहे हैं, ठीक है। इट कॉज्ड बाय स्टमक एसिड कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द ईसोफेगस। तो देखिए आपसे ईसोफेगस के बारे में 4th ऑप्शन में बात की गई है। तो जैसे देखिए जब हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो होता है वो सबसे पहले माउथ होता है, माउथ के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के नीचे जस्ट ऊसोफेगस, और ऊसोफेगस और स्टमक को कनेक्ट करता है, माउथ और बक्कल कैविटी को कनेक्ट करता है। ये बक्कल कैविटी और स्टमक को कनेक्ट करता है आपका कौन? ऊसोफेगस। तो क्या होता है कि कभी क्या हुआ कि फूड का बैक फ्लो हुआ, वॉमिटिंग वगैरह होता है, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि हार्ट बर्न और सीने में जलन टाइप का देखने को मिलता है। तो क्योंकि स्टमक पे जो हमारा पीएच होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, और जब कभी एसिडिक पीएच जो है वो ऊसोफेगस की तरफ मूव करेगा तो ये हार्ट बर्न कॉज करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो एनीवन में एक्सपीरियंस इट ओकेशनली, तो ये आप कभी कभी देखने को मिलेंगे जब कभी आप ऐसा चीज़ खा लें जो आपसे डाइजेस्ट ना हो, तो आप हार्ट बर्न की कंडीशन उसमें हो सकती है, ठीक है। क्रोनिक हार्ट बर्न मस्ट इंडिकेट एन अंडरलाइंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। अगर बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है तो उसको आपको ध्यान में देना चाहिए और जल्दी ही आपको किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो स्टमक और इन सब का स्पेशलिस्ट हो, तो वो आपके हार्ट बर्न की प्रॉब्लम को ठीक कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज द रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की आप कोशिश करिए, मैं आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूं। आपका समय समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि कौन सा हार्मोन है जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का रिलैक्सेशन करता है। तो यहाँ पर देखिए स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है क्या, पहले आप उसको समझिए। तो ये आपका है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो पैनक्रियाटिक सेक्रीशन को, जो आपका जो डियोडेनल वाला सी पार्ट जो होता है उसमें रिलीज करता है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका वाइडेंड बाइल डक्ट हो गया, डायलेटेड हो गई, ठीक है। ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, डायलेटेड वाइडेंड पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हो गया। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के 3 फंक्शन होते हैं। ये क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ बाइल फ्लो इनटू द डियोडेनम, डियोडेनम में बाइल फ्लो के उसको रेगुलेट करता है। प्रिवेंशन ऑफ रिफ्लक्स इनटू द बाइल ऑन पैनक्रियाटिक डक्ट, प्रमोशन ऑफ गॉल ब्लैडर फिलिंग इन बिटवीन डाइजेस्टिव साइकिल। तो ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के फंक्शन हो गए। अब देखिए इसका जो डायलेशन की या रिलैक्सेशन की बात की गई थी, तो रिलैक्सेशन करता है कौन? आपका कोलेसिस्टोकाइनिन। इसको शॉर्ट फॉर्म में CCK के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो CCK यानी कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो आपका हो गया क्या? ये आपका रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया इन 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड परसेंटेज ऑफ CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा इज। तो कह रहा है कि 100 ml ऑफ ब्लड है, उसमें CO2 का कितना परसेंटेज जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व रहेगा। तो ये आपका देखिए कि जो डिजॉल्व्ड CO2 होता है वो अबाउट होती है कितनी? 7% इज कैरिड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाना चाहिए क्या? सी ऑप्शन जाना चाहिए, अमाउंट डिजॉल्व। ये हो गया डिजॉल्व CO2 की बात की गई थी, ठीक है। तो अब एक मिनट, अभी इसको आप ऑप्शन नहीं मानिएगा, सही। अमाउंट डिजॉल्व है इन 100 ml ऑफ ब्लड, अबाउट 0.3 ml ऑफ CO2 इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कितने %, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0.3 ml CO2 डिजॉल्व हो रही है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट, तो दिस डिजॉल्व CO2 अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द टोटल CO2 ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि कितना ब्लड जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो 0.3 जो है वो आपका हो गया कितना? ये आपका हो गया तो ये आपका जाना चाहिए ऑप्शन जो है वो करेक्ट। आप बताइए एक बार सॉल्व करके इसमें से कौन सा जाएगा, फिर मैं इसको आपको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो जो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका यही 7% ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। ये मैंने बाकी के पॉइंट आपको बता दिए हैं ताकि फ्यूचर में अगर कभी इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द ऑर्गेनेल कंसर्न विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन प्लस फॉस्फोराइलेशन को हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से जान रहे हैं, एंड कंटेन 70% ऑफ ऑल एंजाइमेटिक ऑफ एरोबिक सेल इज। तो ये आपका कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो जैसे कि आप हमारी मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ETS होता है वहाँ पर हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। कह रहा है कि इसमें से कौन सा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ये क्रोकोडाइल होते हैं तो वहाँ पर आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, लाइक मैमल बर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें आपके 2 एट्रिया होते हैं और 2 क्या होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, और ये आपका है मगरमच्छ। ठीक है, तो ये आपका क्रोकोडिलस यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइजनस स्नेक इन विच 4th infralabial scale are largest and ventral scale are hexagonal and large। कह रहा है कि जिसमें 4th infralabial scale जो है वो लार्ज है और वेंट्रल स्केल्स जो है वो हेक्सागोनल है। तो इसमें ऑप्शन पूछा गया है कि वो आपका कौन सा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो करैत होते हैं, करैत में जो है वो आपका 4th जो है वो आपका लार्ज दिख रहा है, इंफ्रालेबियल लार्ज है, और वेंट्रिबल स्केल्स जो होते हैं वो आपके कैसे हैं, हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, ये आपके हेक्सागोनल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो करैत होते हैं, करैत को ही नाम से जाना जाता है क्या, बुंगेरस। तो ये आपका जो डी स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट जाएगा। द डिस्क्रिप्शन एक्यूरेटली आइडेंटिफाई फीचर ऑफ द करैत, करैत जो है वो बुंगेरस की स्पीसीज है, ए वेनोमस स्नेक स्पीसीज फाउंड इन द India surrounding region। The 4th infralabial scale is indeed the largest of the 4 and the ventral scales are large and hexagonal। तो यहाँ पर जो ventral scales है वो आपको देखिए इस तरह से hexagonal देखने को मिलते हैं, और जो 4th जो है वो आपको large देखने को मिलता है। देखिए 1st, 2nd, 3rd ये आपके स्मॉल हैं और जो 4th जो है वो आपका लार्ज है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आपका बुंगेरस या फिर करैत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग जीनस प्रोड्यूस पर्ल। पर्ल मतलब हो गया मैं तुम्हें मोतियों का हार देता हूँ। तो जो आप देख रहे हैं जो हार में जो छोटे छोटे मोती लगे रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी एनिमल द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और वो एनिमल जो है वो कौन है वो आपसे पूछा गया है। तो आयोग ने इस क्वेश्चन को कॉमन कर दिया है। तो जो पिंकटेटा वल्गैरिस होता है ये आपका जो पर्ल इंडस्ट्री है वो उसमें प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये आपका पिंकटेटा वल्गैरिस हो गया, यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे मोती जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं मोतियों की मालाओं का हार बना करके पहले जो राजा महाराजा जो होते थे वो अपने रानियों को एज ए गिफ्ट के रूप में देते थे। ठीक है, तो ये आपका पिंकटेटा वल्गैरिस हो गया। पर्ल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन मोलस्क। तो ये कुछ मोलस्क जो है वो पर्ल प्रोड्यूस करते हैं, मोस्ट कॉमनली ऑयस्टर एंड मसल्स। तो ये आपके मोस्ट कॉमनली कौन से होते हैं, ऑयस्टर होते हैं और मसल्स होते हैं। आर एज ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, ये इनकी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होती है जिसके एज ए रिजल्ट या फिर कहें हम परिणाम स्वरूप जो है वो आपको मोती देखने को मिलता है। वैन एन इरिटेंट एंटर द ऑयस्टर और मसल सेल, जब इसकी बॉडी में कोई इरिटेंट या कुछ एंटर करता है तो दे सेक्रेट लेयर ऑफ नेक्री। ठीक है, या फिर मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो जब यहाँ मान लो कोई आपने फॉरेन मॉलिक्यूल इसकी बॉडी में एंटर करा दिया तो इसके चारों ओर जो है वो ये नेक्री या फिर मदर ऑफ पर्ल जो है वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं अराउंड द इरिटेंट विच ओवर टाइम फॉर्म ए पर्ल, और जो कुछ समय के बाद में मोती का निर्माण कर लेती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आयोग ने इस क्वेश्चन को जो है वो कॉमन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछ रहा है स्टिंग एपरेटस इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ हनी बी। कह रहा है इनमें से किस हनी बी मेंबर में स्टिंग एपरेटस जो है वो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जब हनी बी की कॉलोनी हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें 3 तरह के लोग मिलते हैं देखने के लिए। एक आपको क्वीन देखने को मिलती है जिसको हम लोग रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका ड्रोन देखने को मिलते हैं और वर्कर देखने को मिलते हैं। जो आपका
ये आपके हो गया क्या, तो 3 तरह के हैं। एक आपका हैप्लॉइड जो मेल होते हैं वो आपके कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जो आपकी क्वीन होगी वो आपकी डिप्लॉइड होती है, और लेकिन उसका साइज जो है वो साइज में थोड़ी क्या होगी, बड़ी होगी। और जो वर्कर होते हैं वो भी डिप्लॉइड होते हैं, लेकिन साइज जिनका क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड फीमेल भी मियोसिस होगी। ठीक है, ये आपका हो गया एग, नो फर्टिलाइजेशन, तो हैप्लॉइड मेल भी बन जाएंगे अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, इस कंडीशन को पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि हनी बी के जो एग है वो हैप्लॉइड है, और जब इसमें स्पर्म आकर के फ्यूज़ करता है तभी डिप्लॉइड होगा। तो जो हैप्लॉइड एग जो होता है जब वो मेल बना ले तो उसे हम लोग हैप्लॉइड मेल भी या फिर पार्थिनोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। एनिमल के केस में पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, और प्लांट के केस में हैप्लॉइड से जब पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसे पार्थिनो कार्पी नाम से जाना जाता है। वहीं देखिए यहाँ पर जो आपका फर्टिलाइजेशन जब होगा स्पर्म और ओवम का, तो जब उस कंडीशन में जो डिप्लॉइड बनता है तो वो आपके वर्कर होते हैं और हनी बी होती है। तो इसमें इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो द हनी बी मेंबर दैट लैक ए स्टिंग एपरेटस और स्टिंगर इज द ड्रोन, तो ये आपके होते हैं ड्रोन। देखो जो पुरुष होते हैं, पुरुष के पास में कभी भी किसी को, महिला को चिल्लाने का या फिर डांटने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि महिला किसी भी आदमी को डस सकती है या फिर किसी पुरुष को डांट सकती है, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो किसी को भी डसने का या फिर डांटने का अधिकार नहीं रखते हैं। जब डस नहीं सकते तो उनके पास जो स्टिंग्स है वो भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर जाएगा क्या, ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन के पास में स्टिंग देखने को नहीं मिलते हैं। इसको कोई भी अदरवाइज नहीं लेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको केवल समझाने के लिए लिया गया था, और ये किसी भी जेंडर के प्रति हमारा कोई वो सपोर्ट में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम, इसमें आपसे पूछा गया है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट अलाइव टुडे, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्टिब्रेट है जो सबसे पुराना है और जो आज भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपको दो फिशेस देखने को मिल रही हैं, द कोमोरोस और कोएलोकैंथ लैटिमेरिया कैलुमेरिया एंड इंडोनेशियन कोलोकैंथ लैटिमेरिया। ये दो स्पीसीज हो गई, ये आपकी हो गई फर्स्ट वाली और ये आपकी हो गई सेकंड वाली। तो ये लैटिमेरिया है जो ओल्ड है, जो अभी भी आपको देखने को मिलता है। आर दी ओनली एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ लैटिमेरिया एन एंशिएंट ऑर्डर ऑफ लो फाइंड फिशेज from which lung mammal and humans evolved and which was thought to be extinct। और ऐसा माना जाता है कि ये अभी भी क्या कहीं देखने को मिलती है और ये सबसे पुरानी है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका लैटिमेरिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है इन विच वन ऑफ द मार्सुपियल्स प्रिमिटिव एलेंटोइक प्लेसेंटा इज प्रेजेंट। तो कह रहा है कि इस मार्सुपियल्स में जो आपका एलेंटोइक प्लेसेंटा जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो लिविंग स्पीसीज है पैरामील्स की, यानी कि डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट जाएगा। ये आपको पैरामील्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ इस तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, जिसे लॉन्ग नोज्ड बैंडिकूट के नाम से भी जाना जाता है। इंक्लूड द रेयर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बेयर्ड बैंडिकूट एंड द मोर कॉमन लॉन्ग नोज्ड बैंडिकूट। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका पियर मेल्स जो जाएगा, ये पीरा मेल्स जो है ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। इसमें प्रिमिटिव एलेंटोइक प्लेसेंटा देखने को मिलती है। ये कुछ देखिए, जब भी आप कभी कहीं का एग्जाम देंगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके कॉन्सेप्ट से मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ये उसी एक कैटेगरी में से एक क्वेश्चन है, तो इसको आप एज ए फैक्ट्स के रूप में याद रखिए। हो सकता है किसी और एग्जाम में आपकी मुलाकात इस तरह के क्वेश्चन से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कैलकुलेट द यूजिंग हिस्टोग्राम। तो कह रहा है कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका हिस्टोग्राम द्वारा कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये स्टार क्वेश्चन है, ये आयोग द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। इसमें इन चारों को ही आप हिस्टोग्राम में बना करके देख सकते हैं। हिस्टोग्राम मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब आप बायोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस तरह के ग्राफ्स बनाते हैं, इनको हम लोग हिस्टोग्राम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप सॉल्व करिए। मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ, उसके बाद मैं मोर्चा संभालूंगा।
चलिए आपका समय समाप्त होता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज सिलियरी एपरेटस कोरोना एंड बिलोंग टू माइनर फाइला रोटिफेरा। तो कह रहा है कि किसमें किसके पास में सिलियरी एपरेटस होता है और जो फाइलम रोटिफेरा से बिलोंग करता है। तो आप सारे ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। तो फोरोनिड साइंटिफिक नेम जो है वो इनका फोरोनिडा है, समटाइम कॉल्ड हॉर्सशू वर्म। इनको समटाइम हॉर्सशू वर्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका जो शेप है वो हॉर्स के शू की तरह देखने को मिलता है। स्मॉल फाइलम ऑफ मैरीन एनिमल्स दैट फिल्टर फीडर विद ए लोफोफोर, एक क्राउन और ऑफ टेंटिकल, क्राउन ऑफ टेंटिकल मिलता है, ठीक है। एंड बुल्ड अपराइट ट्यूब्स ऑफ काइटिन टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज, और काइटिन की बॉडीज पाई जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि क्राउन कहाँ देखने को मिलता है, क्राउन बोला गया है तो क्राउन आपका जो हो जाएगा, क्राउन कहें या कोरोना से ही जो अभी कोरोना वायरस था ना उसके चारों ओर क्राउन पाया जाता था, इसीलिए उसको कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोरोनीज जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए आप। सेजियाटा इज ए जीनस ऑफ कीटोग्नेथा, ए फाइलम कॉमनली नोन एज एरोवर्म। इनको हम एरोवर्म के नाम से भी जानते हैं। और फाइलम कीटोग्नेथा कंप्राइजेज स्मॉल मैरीन वर्म। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एरोवर्म आपको देखने को मिल रहा है। वहीं आपका फिलियोडिना हो गया। फिलियोडिना ए जीनस ऑफ बिडलॉइड रोटिफर, ये आपके रोटिफर्स होते हैं। पॉजेस ए सिलियरी एपरेटस स्पेशली ए कोरोना। तो अच्छा देखिए यहाँ पर आपसे देखिए क्राउन के बारे में नहीं, आपसे पूछा गया था क्या, यहाँ पे हमने मिस किया है, सिलियरी एपरेटस भी आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिलियरी एपरेटस स्पेशली ए कोरोना, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा, ना कि कौन सा जाएगा, बी जाएगा, ठीक है। दिस कोरोना is characteristic feature of rotifer and is used for locomotion and feeding. The corona of Phliodina consists of two ciliary rings that surround the anterior end of the body. ये anterior end of the body को क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। बाकी का जो फोर्थ ऑप्शन बचा है उसके बारे में जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा कौन सा, ये आपका जाएगा सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो ऑप्शन बचा हुआ उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका मैगलेनिया is a genus of articulate brachiopods, a type of marine invertebrate known for its cells-like structure. तो ये आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ये आपके हो गए क्या, मैगलेनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा है among the following which is living fossil, कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो लिविंग फॉसिल है, ठीक है। तो लिविंग फॉसिल जो है वो आपका होता है लिमुनस, ठीक है। इसको लिविंग फॉसिल में इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इनके नंबर जो है वो बहुत कम बचे हुए हैं। इसको क्रैब के नाम से भी जाना जाता है, इसको हर्मिट क्रैब भी कहते हैं या हॉर्सशू क्रैब के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है। तो हॉर्सशू क्रैब आप याद रखिए क्योंकि ये हॉर्स के शू की तरह देखने को इसका जो शेप है वो मिल रहा है। फिर सभी स्टूडेंट जो अभी पीएचडी कर रहे हैं और प्रोटीन्स पर जो काम करते हैं तो उनको याद होगा कि एक टेस्ट किया जाता है सॉरी, जिसको नाम देते हैं लाल टेस्ट। लाल मतलब ऐसा नहीं कि उसको लाल मतलब वो किसी का बेटा है इसलिए उसको लाल कह रहे हैं। तो लाल मतलब हुआ कि लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट। तो इसमें रेड कलर या डार्क रेड प्रोड्यूस होता है या ये ब्लड से लिया जा रहा है। तो लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट, तो जो ये इनका ब्लड होता है उसको लाल टेस्ट में यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इनकी बॉडी से क्या किया जाता है कि 50 से 45% तक ब्लड को निकाल लिया जाता है। उसके बाद इनको वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है ताकि ये दोबारा से रीग्रो कर सकें। यानी कि जो इंडस्ट्री है वो लाल टेस्ट किट बनाने के लिए इन बेचारे एनिमल्स का, लिमुलस का जो खून है वो चूस रही है और जिसे हम लोग अपने रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं। तो जो लिमुलस है वो एक्सटिंक्ट फॉसिल की कैटेगरी में आ चुके हैं। अगर इनका शोषण इसी तरह से होता रहा तो आप इनका केवल नाम सुनेंगे कि एक था लिमुलस, ठीक है। तो लिमुलस आल्सो नोन एज हॉर्सशू क्रैब is considered a living fossil because it has remained largely unchanged for millions of years, यानी कि कई सालों से जो है वो अपने आप को चेंज नहीं किया है। Despite its name, it does not a crab but a marine arthropod. ये इसके नाम के अलावा ये क्रैब ना होकर के, क्रस्टेशियंस ना होकर के ये आर्थ्रोपोड्स है, क्लोजली रिलेटेड टू स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। ये स्पाइडर और स्कॉर्पियंस के क्लोजली
रिलेटेड है। दीज क्रिएचर आर फाउंड इन सैलो कोस्टल वाटर वेयर दे बरो इन द सैंड एंड फीड ऑन मरीन इन्वर्टिब्रेट, और मरीन इन्वर्टिब्रेट जो होते हैं उनको खाते हैं। इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो बिग बुक गिल्स पाए जाते हैं और जेनाइटल अपरकुलम देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ये है लिमुलस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डबलेट हैविंग लास्ट वर्टिब्रा एज। तो डबलेट हैविंग लास्ट वर्टिब्रा एज, तो यहाँ पर जब आप बर्ड्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ पर जो आपका फाइजो स्टाइल जो होता है वहाँ पर आपका डबल वर्टिब्रा देखने को मिलता है। तो फाइजो स्टाइल जो है वो आपका केवल फोर्थ ऑप्शन में है, तो क्लेविकल और फाइजो स्टाइल जो है वो आपका करेक्ट आंसर देखने को जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, द क्लेविकल और कॉलर बोन एंड द फाइडो स्टाइल आर दी बोथ स्केलेटल फीचर बट दे आर फाउंड इन डिफरेंट एनिमल। दोनों अलग अलग एनिमल में देखने को मिलते हैं एंड सीवियर डिफरेंट फंक्शन, और कई सारे इनमें डिफरेंट फंक्शन पाए जाते हैं। द क्लेविकल इज फाउंड इन मैनी मैमल्स एंड रेप्टाइल। जो क्लेविकल है वो बहुत सारे मैमल्स और रेप्टाइल में देखने को मिलता है, वाइल जो आपका फाइजो स्टाइल होता है ये यूनिक होता है बर्ड्स में। अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि फाइजो स्टाइल कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि इस बार आपसे पूछा गया था कील ऑफ स्टर्नम इन एचपीएससी, तो आपको याद रखना है कि क्लेविकल एंड फाइजो स्टाइल जो है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, जो फाइजो स्टाइल है वो बर्ड्स में और क्लेविकल जो होता है वो मैमल्स और रेप्टाइल्स में। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है विच इज द जोन रिसीविंग मैक्सिमम पेनिट्रेंस ऑफ लाइट। तो कह रहा है कि कौन से जोन में मैक्सिमम पेनिट्रेंस ऑफ लाइट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जब किसी हम मतलब मैरीन या उसका वाटर का इकोसिस्टम देख रहे हैं तो वहाँ पर कई सारे जोन को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पार्ट मतलब जहाँ पर लैंड के पास वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग लिटोरल जोन कहते हैं, जो बीच में एरिया होता है उसे लिम्नेटिक जोन कहते हैं, और जो यहाँ पर लिम्नेटिक जोन के जस्ट नीचे रीजन होता है उसे प्रोफंडल, और सबसे नीचे जो होता है उसके हम लोग बेंथिक जोन के नाम से जानते हैं। लाइट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है, तो सबसे ज़्यादा जो लाइट होती है वो हमें लिम्नेटिक जोन में देखने को मिलती है। यहाँ पर ये सनलाइट जो है वो गलत तरह से डाली जा रही है, यहाँ पर आपको ये इमेज जो है वो आप सही यहाँ से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है वो आपके लिम्नेटिक जोन में, फिर आपका प्रोफंडल जोन, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया जोन ऑफ पॉन्ड बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट पेनिट्रेंस ऑफ लाइट एंड डेप्थ। लिटोरल जोन क्लोजेस्ट टू द शोर, जो यानी कि शोर यहाँ पे आपका होता है लिटोरल जोन। लिम्नेटिक जोन होता है ओपन वाटर ऑफ द पॉन्ड, ये आपका ओपन वाटर है जहाँ पर सनलाइट जो है वो पूरे में आ रही होती है, तो ये आपका हो गया लिम्नेटिक। प्रोफंडल जोन हो गया बिलो द लिम्नेटिक जोन, लिम्नेटिक के जस्ट नीचे जो है वो आपका प्रोफंडल हो गया, और प्रोफंडल के जस्ट नीचे जो होता है वो आपका हो जाएगा क्या, बेंथिक जोन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर। तो एपीकल्चर मतलब हो गया मधुमक्खी पालन। जब कभी एपीकल्चर की बात की जाएगी तो आपको हमेशा एक महान वैज्ञानिक का नाम याद रखना है जिनका नाम है कार्ल वॉन फ्रिस। कार्ल वॉन फ्रिस, जिनको इनके मधुमक्खी पर काम के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। राउंड डांस हो और या फिर वैगल डांस हो, ये सारे इन्होंने डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा एपीकल्चर का प्रोडक्ट जो है वो नहीं है, नॉट पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो एपीकल्चर है उसके प्रोडक्ट जो है वो आपका रॉयल जेली है। ठीक है, हनी भी जो आप बड़े स्वाद से खाते हैं, तो आपका हनी तो इसका है ही, तो ए तो आपका है, रॉयल जेली भी है, और इसका वैक्स भी बनता है, मधुमक्खी से वैक्स बना रहे हैं। ठीक है, प्रोपोलिस भी आपको देखने को मिलता है, प्रोपोलिस भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा पॉलिन, क्योंकि पॉलिन तो भैया हमारा कौन बनाता है, पॉलिन बना रहे होते हैं प्लांट, ना कि बनाता है कौन, हनी भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, पॉलिन जाएगा। बट यहाँ पर अगर थोड़ा खेल हो जाता, अगर बी पॉलिन लिख दिया जाता, तो ये बी पॉलिन ना होकर के केवल कौन सा है, पॉलिन है। तो पॉलिन जो है वो एपीकल्चर का प्रोडक्ट नहीं है। अब बात करते हैं हम, वैक्स तो आपने सुना होगा, हनी भी सुन लिया है, प्रोपोलिस क्या चीज़ है। तो प्रोपोलिस, और या फिर इसको बी ग्लू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रोपोलिस is a resinous mixture that honeybee or produce by mixing saliva and bee wax with exudate gathered from tree bud, sap, flows और other। तो ये हनीबी द्वारा बनाया जाता है। इसमें ये अपना सलाइवा और बी वैक्स और जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं उन सबको मिक्स करके प्रोपोलिस बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोएका इज एब्सेंट। तो क्लोएका मतलब क्या होता है, पहले आप उसको समझ लीजिए। तो ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल थ्री सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम की बात की जा रही है, तो आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तीनों कनेक्टेड होते हैं एक कॉमन कैविटी द्वारा जिसे नाम दिया जाता है क्लोएका। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है कि डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो सबके रास्ते अपने अलग अलग हो जाते हैं। जैसे होता क्या है कि हाई स्कूल लेवल तक सारे बच्चे के सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं, ठीक है। हाई स्कूल के बाद क्या करते हैं कि कोई भैया हाई स्कूल के बाद अपना इंटरमीडिएट में अपना आर्ट ले लेता है, कोई बायो ले लेता है, बीकॉम ले लेता है, तो कोई साइंस ले लेता है। तो इस तरह से सबके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वही क्लोएका मतलब हो गया कि पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम सारे एक थे, यानी कि कंडीशन हो गई हाई स्कूल से पहले की जहाँ सारे बच्चे एक जैसे थे। उसके बाद में सबका क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, तो आपका हाई स्कूल की तरह हो गया आपका क्या, क्लोएका, जहाँ आपके पास में सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो उसी तरह से सारे जो सिस्टम है वो एक ट्यूब से कनेक्ट है, तो उसे हमने नाम दिया क्या, क्लोएका। तो नॉर्मल डेवलपमेंट एज द एम्ब्रियो मैच्योर दिस क्लोएका टिपिकली डिवाइड इनटू 2 सेपरेट पासेस। ये बाद में 2 सेपरेट पासेस में डिवाइड हो जाते हैं। एक आपका हो जाएगा यूरोजेनाइटस साइनस जो आपका बनाएगा यूरिन एंड रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। दूसरा आपका हो जाता है एनोरेक्टल कैनाल जो आपका बनाता है क्या, डाइजेस्टिव वेस्ट। वहीं आपका परसिस्टेंट क्लोएका भी होता है जिसको हम लोग बर्थ डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिनमें ये बाद में कन्वर्ट ना हो पाए अलग अलग सिस्टम में, उसको परसिस्टेंट क्लोएका के नाम से जाना जाता है। इन सम केसेस दिस डिवीजन डज नॉट हैपन रिजल्टिंग इन ए परसिस्टेंट क्लोएका वेयर और 3 सिस्टम एम्प्टी इनटू ए सिंगल शेयर्ड ओपनिंग, यानी कि क्लोएका में खुल रहे हैं। क्लोएका इज प्रेजेंट इन बर्ड, सैलामेंडर एंड राना टिग्रीना। तो देखिए यहाँ पर क्लोएका आपका राना टिग्रीना में देखने को मिल रहा है, बर्ड्स में देखने को मिलता है, सैलामेंडर में देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारे रैट्स हैं रैट में देखने को नहीं मिलता। वही आपसे पूछा गया था कि किस में एब्सेंट है, तो रैट में हमारा जो है वो ये क्या है, एब्सेंट है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा जाएगा क्या, बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वाइन परटेन्स टू पिग एंड बोवाइन। देखिए स्वाइन मतलब हो गया, स्वाइन फ्लू का नाम सुना होगा आपने, बर्ड फ्लू का नाम सुना होगा। तो बर्ड फ्लू चिड़िए से फैलने वाली बीमारी होती है और स्वाइन फ्लू जो होता है वो सुअर से फैलने वाली बीमारी होती है। वहीं जो आपका आपने सुना होगा FBS, क्या सुना होगा, FBS फीटल बोवाइन सीरम। फीटल मतलब हो गया जो कैटल होते हैं उनके बच्चों को फीटल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा फीटल जो बोवाइन जो है वो आपका रिलेटेड है किससे, ये आपका रिलेटेड है आपका कैटल से। कैटल देखिए आपका किस में आ जाएगा, कैटल मतलब रैट नहीं होता, रैबिट नहीं होता, डॉग नहीं होता, ये आपका होता है क्या, सीप। कैटल का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे ऑक्सिन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे मान लो ऑप्शन दे दिया जाए कि बोवाइन इज रिलेटेड टू, तो एक ऑप्शन में मान लो आपसे ऑक्सिन दे देता तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाते कि भैया यहाँ तो कहीं बकरी भैंस घोड़ा इन सब के बारे में बोला ही नहीं गया है, तो हम कैटल किसको माने। तो वहाँ पर अगर ऑक्सिन दिया होता तो आप ऑक्सिन स्टेटमेंट को क्या करते, करेक्ट मानते। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सीप जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्ड बाई बोथ जूलॉजिकल एंड बॉटनिस्ट। तो किसको जो है जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट दोनों क्लेम करते हैं। जैसे मान लो मैं जूलॉजी से हूँ, मेरा एक दोस्त बॉटनी से है, तो मैं कहूँगा नहीं तुम जो हो तुम जूलॉजी के मेंबर हो, नहीं वो कहेगा कि हम बॉटनी के मेंबर हैं। तो एक ऐसा इसमें से ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो आपका हो गया आपका क्या, यूग्लिना। यूग्लिना में दोनों कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक कहा जाता है, क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल भी होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और ज़रूरत आने पर दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा भी सकते हैं। तो इसलिए जो दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक है वो आपका हो गया क्या, यूग्लिना जाएगा। तो यहाँ पर आप यूग्लिना देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह का देखने में मिलता है। यहाँ पर इसका आई स्पॉट हो गया, ये फोटो रिसेप्टर हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, और यहाँ पर ये पॉलीसेकेराइड है स्टोर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा भी सकता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है हीमोरहेज इन ब्लीडर्स इज ड्यू टू। हीमोरहेज मतलब ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हीमोरहेज कंडीशन जो है वो किससे रिलेटेड है, तो हीमोरहेज कंडीशन रिलेटेड है आपका हीमोफीलिया से। तो हीमोफीलिया आपका कई तरह का देखने को मिलता है, ये आपका हो गया
हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। जब हम हीमोफीलिया का स्पेसिफिक लेक्चर लेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है। तो यहाँ पर आप देखिए द मोस्ट कॉमन टाइप अफेक्टेड इन 1 इन एवरी 5000 में से एक देखने को मिलता है, ये हीमोफीलिया ए हो गया। यहाँ पर आप देखिए टाइप ए क्लासिकल, इसमें आपका क्या होगा, जो फैक्टर 8 होता है वो आपका रिड्यूस होता है। अगर 8 फैक्टर रिड्यूस है तो उसे आपने नाम दिया क्या, हीमोफीलिया ए, ठीक है। वहीं अगर बी पूछा जाए तो बी को आप नाम देंगे रिड्यूस फैक्टर 9 की वजह से होता है आपका हीमोफीलिया बी। फैक्टर 9 को हम लोग क्रिसमस फैक्टर के नाम से भी जान रहे हैं, तो इसको हम लोग नाम देते थे क्या, क्रिसमस डिजीज। और ये आपकी क्लासिक होती है या टाइप ए हो रही है। वही टाइप बी होती है और आपकी होती है क्या, टाइप सी। बी आपकी होगी क्रिसमस और टाइप सी जो होती है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, रोजेंथल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है द स्टिमुलस टू इवोक रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड बाय। तो जो एक ऑर्गेनिज्म में स्टिमुलस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स कैन बी इवोक्ड बाय स्टिमुलस विच इज एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, या फिर वो इन्वायरमेंट में चेंज इंटरनल हो सकता है या फिर एक्सटर्नल हो सकता है, दैट ट्रिगर ए रिएक्शन, जो एक ट्रिगर रिएक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। वो दोनों तरह से हो सकती है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। दिस स्टिमुलस कैन बी वैरायटी ऑफ थिंग्स लाइक लाइट, साउंड, टच, इवन इंटरनल चेंजेस जैसे आपका हार्मोन और केमिकल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा बी ऑप्शन, चेंजेस इन एनवायरनमेंट। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि कुत्ता भौंक रहा है, सूरज की रोशनी है, बच्चे खेल रहे हैं, फूल सूंघ रहे हैं, क्लैरी है, तो ये सारे एक्सटर्नल स्टिमुलस में काउंट होते हैं। A stimulus refer to any external or internal occurrence that trigger a response or reaction from an organism। तो ये आपका बी स्टेटमेंट सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है वोमेन कैप्सूल आर प्रेजेंट इन। जो वोमेन कैप्सूल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। तो वोमेन कैप्सूल जो होता है वो आपका यूरेटर, रीनल मेडुला, रीनल यूरिनरी ब्लैडर और रीनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पर आप देखिए ये आप जब किडनी का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपका हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे पूरा दिखा दिया गया है। ये आपका रीनल प्लामेट है, ये आपका होता है मेडुला वाला रीजन और बाहर की तरफ होता है रीनल कॉर्टेक्स। तो वुमेन कैप्सूल जो है वो आपका बाहर वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। वहीं आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, REAs को हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग बायोलॉजिकल सीजर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ग्लू किसको कहते हैं, वो कहते हैं लाइगेजेस को। किसको कहते हैं, लाइगेजेस को। तो लाइगेज मतलब ग्लू, लाइगेज मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने वाला। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका हो गया ये RE हो गया, ये आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं, DNA को कट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द वर्ड नॉक्टर्नल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नॉक्टर्नस विच इज। तो जो नॉक्टर्नस वर्ड जो है वो लैटिन से लिया गया है। द वर्ड नॉक्टर्नस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन, इट्स ए लैटिन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है ऑफ और बिलोंगिंग टू द नाइट, यानी कि नाइट से रिलेटेड। इट्स द रूट ऑफ इंग्लिश वर्ड नॉक्टर्नल एंड नॉक्चर्नी। अगर आपसे अगली बार पूछा जाए कि नॉक्चर्नल वर्ड जो है वो नॉक्चर्नी कहाँ से लिया गया है, तो नॉक्चर्नी से लिया गया है, ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है द एनिमल्स दैट पैरासाइट ऑन क्रस्टेशियंस। वो एनिमल जो क्रस्टेशियंस पर पैरासाइट होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं। तो आप इसको सॉल्व करिए, 2 सेकंड का मैं आपको समय देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके जो 2 सेकंड है वो अब समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द एनिमल दैट पैरासाइट क्रस्टेशियंस। तो क्रस्टेशियंस के ऊपर जो है वो कौन सा एनिमल जो है वो पैरासाइट है। तो जैसे कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया है, मोनोसिस्टिस जो होता है वो अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल्स में पाया जाता है, ठीक है। एंड सीलोम इट्स ए कॉमन प्रोटोजोन पैरासाइट फाउंड इन दीज होस्ट। तो अर्थवर्म में है हमारा कौन, मोनोसिस्टिस। आर्गुलस ए जीनस ऑफ फिश लाइस ऑन द फैमिली आर्गुलेडी। तो जो आर्गुलस जो है वो फिशिस पर पाया जाता है, ये फिशिस पर है और फिशिस हमारे कॉर्डेट्स में आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका सेकुलिना इज ए जीनस ऑफ बार्निकल्स दैट इज ए पैरासाइट
कैस्ट्रैक्टर ऑफ क्रैब्स। तो क्रैब्स जो है वो हमारे आर्थ्रोपोड में आते हैं। दे बिलोंगिंग टू ए ग्रुप कॉल्ड राइजोसिफेला, ये राइजोसिफेला ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और नेक्स्ट है आपका सेकुलिना, ए पैरासिटिक बार्निकल एग्जिबिट सेवरल एडॉप्टेशन फॉर इट्स पैरासिटिक लाइफस्टाइल ऑन क्रैब इंक्लूडिंग मॉर्फोलॉजिकल changes, behavioral manipulation and reproductive strategies. It interfere with the crab's reproductive system, alter its behavior and manipulation the host to care for its egg. तो यहाँ पर ये आपका देखने को मिल रहा है, ये क्या, ये है आपका सेकुलाइना, और सेकुलाइना जो है वो क्रैब के ऊपर एज ए पैरासाइट के रूप में रहता है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, सेकुलाइना। और एंटमीवा जो है वो आपका जो है वो पैरासाइट है ह्यूमंस के, ठीक है। तो ये आपका बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है एसिनी ऑफ पैनक्रियाज सेक्रेट। तो पैनक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है आपका एसिनल सेल्स और दूसरा होता है आपका आइसलेट ऑफ लिंगरहेंस। तो आइसलेट ऑफ लिंगरहेंस होते हैं वो हमारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो आइसलेट ऑफ लिंगरहेंस में आपके आ जाएंगे पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स। अल्फा सेल्स आपके रिलीज करते हैं ग्लूकेगॉन, बीटा सेल्स आपके रिलीज करते हैं इंसुलिन, डेल्टा सेल रिलीज करते हैं सोमेटोस्टैटिन और पीपी सेल रिलीज करते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पी से ले लिया गया है पैनक्रियाटिक और पी से ले लिया गया है पॉलीपेप्टाइड, इसलिए इसको नाम दे दिया गया क्या, पीपी सेल। तो अब देखिए आपसे जो एसिनी ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। तो इसमें आपका ट्रिप्सिन आ जाएगा, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन जो है ये आपके लैंगरहैंस द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस या फिर आइसलेट ऑफ सेल्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा है विच ऑफ द एंजाइम दैट बिल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉपी ऑफ एमआरएनए, ठीक है। तो इसमें कहा है कौन सा एंजाइम जो है वो डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है आरएनए में, ठीक है। तो आप देखिए इसका आंसर जो जाएगा डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है आरएनए में, यानी कि डीएनए से आरएनए बना रहा है, तो उसे हम लोग रेजबर ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से, नहीं सॉरी क्या कहा गया है, देखिए विच इज द एंजाइम दैट बिल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉपी ऑफ एमआरएनए, डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है एमआरएनए में, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनाने वाले एंजाइम को हम लोग क्या नाम देते हैं, डीएनए से आरएनए बनाने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है क्या, डीएनए। तो ये आपका ए स्टेटमेंट सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कहा गया है विच ऑफ दिस इज एन आर्थ्रोपोड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो आर्थ्रोपोड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हैग फिश, सिल्वर फिश, हाइड्रोफिश, कटल फिश। तो यहाँ पर जो हैग्स फिश होता है इसको मिक्जीन ग्लूटिनोसा के नाम से भी जाना जाता है। आर दी ओनली नॉन लिविंग एनिमल दैट हैव ए स्कल बट नो वर्टिब्रा। ये एक लौता ऐसा लिविंग एनिमल है जिसके पास स्कल तो है लेकिन वर्टिब्रा नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। ऑल्दो दे डू नॉट हैव रूडिमेंट्री वर्टिब्री, और जबकि इनके पास रूडिमेंट्री वर्टिब्री भी नहीं है। तो ये इसका जो है वो आपका हो गया हैगफिश, ठीक है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन जो है वो आर्थ्रोपोड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हैगफिश, ये आपका हो गया, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, सॉरी, ये आपका हो गया सिल्वर फिश, हाइड्रोफिश, कटल फिश। तो जो आपका सिल्वर फिश होता है इसको हम लोग लेपिस्मा के नाम से जानते हैं, ये आपका सिल्वर फिश है। और ये आपका आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें सिगमेंटेड बॉडी जो है वो देखने को मिलती है। तो ये आपका एक सिल्वर फिश है, वो क्या है, आर्थ्रोपोड है। ये फाइलम एनिलिडा, ठीक है, और फाइलम किंगडम एनिमिलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सब फाइला हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब हो गया 6, तो इसमें 6 पैर देखने को मिलते हैं, 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ, तो टोटल हो गया 6। क्लास हो गई इसकी इंसेक्टा, सब क्लास हो गई एप्टेरिगोटा, ऑर्डर हो गया जैग्नोटोमा, फैमिली हो गया लेपिसमेडिया, जीनस लेपिस्मा और स्पीसीज हो गई एल सेक्रीना। तो देखिए IDE जो है वो किसके बाद लगाते हैं, तो फैमिली के बाद IDE लगाते हैं। ये आपका RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। तो ये इस तरह से जो है वो हमने आज डिस्कस कर लिया है टोटल 100 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में 2019 का फॉर्म था, 21 में कंडक्ट कराया गया था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका नीट का जो बच्चे नीट 2026 को
टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर है बायोलॉजी का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी हम मिलेंगे नए वीडियो के अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।